दुनिया में बुद्धिमान और कर्मयोगी व्यक्ति अपने आप को योग्य बनाने के लिए सफलता प्राप्त व्यक्ति के कार्यों का अनुसरण करते हैं। हम आज ऐसे भारतीय व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिनके व्यक्तित्व से कई युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका के सैन डिएगो सिटी में 20 जुलाई को मनीष शंकर शर्मा नाम से दिवस मनाया जाता है। इनके द्वारा और भी कई बड़े काम किए हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग के किसी भी अंग को प्रतिष्ठित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्ड प्रदान किया गया और देश की समस्त निजी सुरक्षा एजेंसियों के सर्वोच्च संगठन CAPSI द्वारा नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में श्री मनीष शंकर शर्मा को देश के 25 राज्यों के प्राधिकारियों में से श्रेष्ठ नियंत्रक प्राधिकारी घोषित किया गया। ये है वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री मनीष शंकर शर्मा। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल शेष धरई मई भारा, तपबल शील करहि संहार। भारत भविष्य में किस दिशा में जाता है ये हमारी युवा तय करेंगे। प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति इस देश का अपने आप में अद्वितीय है। मेरा हमेशा से मानना रहा कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हम क्यों नहीं ये पाते कि कोई एप्पल, कोई गूगल, कोई फेसबुक भारत में निर्माण हुआ ऐसी कंपनी। आवश्यक केवल यही है कि हम हमेशा ये प्रयास करते रहें कि जो भी हम निर्माण कर रहे हैं, जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, वहां कट कॉपी पेस्ट के बजाय मूल विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्स से शख्सियत सफर जिंदगी का हमारा प्रयास है ऐसी प्रतिभाओं को, देश की ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाना जिनके कड़े संघर्ष और जिनकी प्रेरणा से करोड़ों लोग कम से कम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिनके साथ हैं वो देश ही नहीं, मध्य प्रदेश और भोपाल का नाम पूरे विश्व में रोशन करते हैं। आपकी कोशिशें हमेशा रही हैं राष्ट्र हित में, देश हित के साथ साथ युवाओं को एक अच्छा मैसेज जाए, और आपने जो कर दिखाया है वह बहुत सारे लोगों का सपना होता है। 92 बैच के हमारे साथ वरिष्ठ IPS अधिकारी मनीष शंकर शर्मा जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सर, आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों को हमारा उद्देश्य यह है कि अगर जिस तरीके से आपने काम किया है, जो युवा हैं, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो नए IPS आते हैं, IAS आते हैं, वो कम से कम प्रेरणा ले सकें कि काम किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि आपकी देश भर में एक ऑनेस्ट IPS अधिकारी के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो विश्व के जो नामी सबसे ताकतवर देश अमेरिका में जिस तरीके से आपको सम्मानित किया गया, और पूरे विश्व की जो आतंकवाद की जो एक योजना बनाते हैं कि आतंकवादियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उन पर कंट्रोल करने के लिए आपको उस कमेटी में रखा गया और आप उसके विशेषज्ञ के रूप में भी हैं। तो हम अपने दर्शकों को, देश भर के दर्शकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना के शख्सियत कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से, चूंकि आप 92 में जब इस सेवा में आए थे, अखिल भारतीय सेवा में आए थे, और उस सेवा में आने के बाद आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया, मुझे जो जानकारी है डबरा में पहली पोस्टिंग आपकी हुई थी, और उसके बाद आप लगातार कई जिलों के SP रहे, कई जगह अलग अलग पोस्टिंग आपकी रही। फिर बहुत लंबा समय आपने, बहुत कम IPS अधिकारियों को मिलता है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलता है, आपने विश्व के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में काम किया। तो उसका अनुभव हमारे दर्शकों के साथ, लेकिन शुरुआत कड़े संघर्ष के साथ है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी पद पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी कोई अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, जबकि आप प्रेरणा बने हैं हमारी। धन्यवाद शिशिर जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि आपकी शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहा हूँ। सभी स्वस्थ रहें, उनके परिवार इस महामारी से दूर रहें और स्वस्थ रहें। आपने जो शुरुआत करी कि IPS में किस प्रकार से आना हुआ और कैसे कार्य शुरू हुआ, तो उसकी एक बड़ी रोचक घटना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे शुरू करना चाहूँगा। जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो पहले आपको मालूम नहीं होता है कि आपका नंबर 1 तो चयन होगा या नहीं,
और नंबर 2, यदि होगा भी तो किस सेवा में होगा। तो आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं, लगन से कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं पूरी, और ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा रैंक आए। लेकिन चूंकि कोई गारंटी नहीं रहती कि आपका चयन होगा या नहीं, तो एक प्लान बी रखना आवश्यक हो सकता है। तो हमने MBA किया हुआ था, तो हमेशा से ये अभिलाषा थी कि भाई सिविल सर्विसेज तो ज्वाइन करना ही है, परंतु चूंकि एक प्लान बी रखना आवश्यक था, तो साथ साथ में एक ये चल रहा था जो घर और पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि जो उद्योग एक घर का है सोयाबीन का, उसमें हम अपनी भागीदारी निभा सकें और उसके अनुसार भी काम कर सकें यदि सिविल सर्विसेज में चयन नहीं होता है। तो जब हमने परीक्षा की, हम इसकी भी तैयारी कर रहे थे और साथ में जो घर का कार्य था उसकी भी तैयारी कर रहे थे, और उसकी काफ़ी लंबी तैयारी हो गई। आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में भी साल, सवा साल, 1.5 साल तो लग ही जाता है पूरी प्रक्रिया पूरे होते होते। तो जब वो तैयारी करीब करीब पूर्ण हुई, एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि जो अपना उद्योग लग रहा था घर का, उसको एकदम से कैसे छोड़ा जाए। और हमसे उस समय फिर हमने यंग थे, बहुत अनुभव भी नहीं था, तो मैंने बहुत से लोगों से राय ली कि क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या सोचना है। तो अलग अलग प्रकार की राय थी। किसी का कहना था अपना खुद का काम बहुत अच्छा होता है, किसी का कहना था कि सिविल सेवा जो है उससे बेहतर कोई करियर नहीं है, तो ये करना चाहिए। हाल फिलहाल पिताजी से भी हमने अपने पूछा और उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें जवाब उस समय दिया था। और चूंकि उन्होंने दोनों चीज़ें देखी हुई थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी ही, सिविल सर्विसेज में भी उन्होंने कार्य किया है, तो उन्होंने कहा देखो, जो जिस कार्य में ऐसा लगे तुम्हें कि ये मन का कार्य है, ये पैशन का कार्य है, वो करना चाहिए। अब इन दोनों में तुम्हें जो लगता है, दोनों तुम्हारे सामने कैरियर हैं। तो इतना सोचने के बाद में फिर फाइनल ये एडवाइस थी, तो मैंने भी ये तय किया कि, और मैंने तय किया तो एक तो ये सारी एडवाइस थी, परंतु मूलतः इसलिए तय किया सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना कि मान लीजिए अपने उद्योग में 20 साल बाद हमें ये लगे कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए, तो हम वापस नहीं आ सकते सिविल सर्विस। परंतु सिविल सर्विसेज में यदि 20 साल बाद हमें ये लगता है कि नहीं, जिस प्रकार से हम सेवा करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य विकल्प खुले रहते हैं। तो इसलिए ये चयन हुआ, और चयन के बाद में फिर जैसा आपने अभी बताया दर्शकों को, भगवान की, प्रभु की कृपा रही है, सौभाग्यशाली रहा हूँ, हर जगह काम करने का अवसर मिला है। तो 4 महाद्वीपों में काम करने के बाद और पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, देशों के बीच में संबंध, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सार्वजनिक नीति निर्माण, हर प्रकार के विशिष्ट अलग अलग जो भूमिकाएं रहती हैं वो अदा करने का मुझे मौका मिला है। और मैं ये मानता हूँ कि जो 3-4 चीज़ें इसमें प्रमुख रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला तो हमेशा मैंने महसूस किया, और अभी आपने अपनी शुरुआत में भी कहा था कि सेवा भाव जो है सिविल सर्विसेज में रखना वो बहुत आसान नहीं रह गया है, और मैंने भी अनुभव किया था, परंतु मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रयास में अब तक कामयाब रहा हूं कि जिस उद्देश्य से सिविल सेवा ज्वाइन करी थी कि आम जनमानस की, इस समाज की सुरक्षा और सेवा की जा सके बगैर भय के, बगैर पक्षपात के, वो मैं अब तक करने में सफल रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये जो मूल मंत्र एक है वो एक बहुत ही कारगर रहा है इस उद्देश्य को हासिल करने में। मनीष जी, चूँकि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक समय जब जब इस सर्विस में आए थे, उस समय मैं पत्रकारिता में 92 में पत्रकारिता में आया था, और देश में
अच्छे ईमानदार IAS अधिकारी के रूप में आपके पिताजी श्री कृपाशंकर शर्मा जी का नाम लिया जाता था, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। मुख्य रूप से उनको ऑनेस्ट, ईमानदार, डिवोटी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। और कृपाशंकर जी की जो परिवार से, घर से निकले, आप अखिल भारतीय सेवा में गए, आपको कई जगह ऐसा लगा होगा, कई जगह काम करने के दौरान, कि एक चूंकि इमेज ऐसी है, पिताजी की इमेज ऐसी है, तो मैं इससे आगे बढ़ के और कोशिश करूं, और आपने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बढ़ाया है। क्या उस दौरान कभी कोई ऐसी अड़चन आती थी आपको काम करने में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये कहा करते हैं कि अरे वो तो चीफ सेक्रेटरी साहब के बच्चे हैं, इसलिए उनको इतनी सफलता मिल गई, जबकि आपकी ऑनेस्टी अखिल भारतीय स्तर पर IPS अधिकारी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश के ऑनेस्ट IPS अधिकारियों में अगर किसी का नाम लिया जाता है, और ये अब तक जितने सर्वे हुए हैं, तो उसमें हमारे साथ जो मणिशंकर शर्मा जी बैठे हैं, आपका नाम आता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। क्या आपको ऐसा कभी बीच में अड़चनें आती थी जब पापा जी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे? आपने जो सवाल शिशिर जी किया है, ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन के कई चरणों पर हमारे सामने आता रहा है, लोग पूछते रहे हैं। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए क्या रहता है कि जो नाम पिताजी ने कमाया, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, तो उन कदमों में फॉलो करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं नहीं समझता कि हम या कोई और भी उन कदमों को उसी तरह से अपने जीवन में उतार पाए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। तो ये तो निश्चित तौर पे नहीं कहना चाहूँगा मैं कि मैंने सफलतापूर्वक कोशिश की है, परंतु ये ज़रूर है कि ऐसे जीवन में जो चरण आए जहाँ ये लगा और लोगों ने कहा कि जैसा आपने कहा हर प्रकार की बात लोग करते हैं, परंतु उसका जो मदद है या सहयोग है कि आप किसी के पुत्र हैं, तो ये आप देखेंगे कि उद्योग जगत में, राजनीति में, सभी जगह बहुत ज़्यादा आसान है पुत्र को पिता के नक्शे कदम पे चलना। सिविल सर्विसेज में ये नहीं है, क्योंकि जब चयन होता है तो उसमें पिता का योगदान नहीं रहता। आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं लगन से कार्य करना पड़ता है और कर्मठता रखनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य जगह ये आवश्यक नहीं है, परंतु सिविल सर्विसेज में चूंकि कंपटीशन के माध्यम से चयन होता है और अन्य जगह ये कंपटीशन के माध्यम से नहीं होता है, तो इसलिए सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे जैसे करियर में पड़ाव आते गए, नई जगह पदस्थापनाएं हुई। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पदस्थापनाओं के संबंध में आपने देखा होगा कि बहुत से अधिकारी अधिकांश समय अपना इसमें या तो व्यतीत करते हैं कि वर्तमान पदस्थापना बनी रहे, या अगली पदस्थापना कौन सी हो उसमें काफ़ी समय जाता है। मैंने ये कभी नहीं किया, तो मेरे पास में समाज सेवा का बहुत समय रहा है। तो जब समय पूरा का पूरा उसी चीज़ के लिए रहा है जिस उद्देश्य से आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी, तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमती ही है, ऐसा मैंने पाया है। मनीष जी, चूँकि लंबे समय से बहुत सारे जिलों में और आप कलेक्टर के रूप, SP के रूप में, आपने पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है, आपको कोई ऐसी घटना जो, चूँकि हम लगभग 28 साल से इस पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, हम बहुत सारे करप्शन के आरोप देखते हैं अधिकारियों पे, बहुत सारे हम उनकी लापरवाही के कारण ऐसी परिस्थिति देखते हैं जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। आपके कार्यकाल में जब से मैं देख रहा हूँ, आप जिन जिन जिलों में भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अनुपम उदाहरण रहे हैं कि अपराधियों पर तो कंट्रोल हुआ ही है, आप उस जिले की जनता के सर्व स्वीकार्य हो जाते हैं। ये कैसे, मतलब आज के जो नए IPS और IAS आएंगे उनको एक मैसेज जाता है कि कैसे उस जिले की, नहीं तो मैंने पुतले जलाते हुए देखे हैं अधिकारियों के। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने ये सामने रखा है, और उदाहरण तो करीब करीब हर जिले से, हर पदस्थापना से ऐसे हैं जहां मुझे लगा एक क्षण के लिए कि यदि ये निर्णय लिया जाता है या जनता के हित में ये कार्य किया जाता है तो उसमें मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ेगा, परंतु हमेशा, जैसे मैंने कहा कि सच को सच कहने का साहस और सत्य के मार्ग पे चलने का साहस यदि रखें तो समाज सेवा के कार्य में कठिनाई ज़रूर आती हैं, परंतु कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। और जनता की स्वीकार्यता, जैसे आपने कहा, वो हमेशा मिलती है।
और मैंने अपने पूरे कैरियर में ये माना है कि जनता सर्वोपरि है। हमारे जो लोग हैं जिनके लिए IAS IPS अधिकारी, सिविल सर्विसेज अधिकारी कार्य करते हैं, वो सर्वोपरि हैं। और यदि उनको आपका कार्य स्वीकार है तो इसका ये मतलब है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने चूंकि उदाहरण एक या घटना जाननी चाहिए तो दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। कुछ पुरानी बात है लेकिन रोचक है और आज के लिए सीखने लायक भी है। बहुत से आज के युवा अधिकारी करते भी हैं, परंतु सभी यदि करने लग जाएं तो निश्चित तौर पे समाज सेवा को बल मिलेगा। घटना कुछ इस प्रकार से है कि हम एक दिन दफ्तर में बैठे थे और एक वृद्ध व्यक्ति हमारे पास में आए और उनका कहना था कि सर मेरे बेटे को कुछ लोग उठा के ले गए हैं, तो 2-3 दिन से उसका पता नहीं चल रहा है, तो यदि आप पता कर पाएँ। का ठीक है, कहाँ है, किस थाने का है? तो उन्होंने थाना बताया। उस थाने को मैंने TI को फ़ोन लगाया और हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है और उनके पिता हमारे पास में बैठे हैं, तो इन्होंने थाने में भी रिपोर्ट करी थी, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, कृपया देखिए। और उसके बाद में हमने उनसे कहा कि आप 2-3 दिन बाद हमें बताइएगा, मेरे ख्याल से ये ढूंढ लेंगे। 2-3 दिन बाद में वो आए और आपको आश्चर्य होगा कि वो रोते हुए आए। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया, नहीं मिला क्या? तो बोले नहीं, लड़का तो मिल गया परंतु उसके पीठ पे मारपीट के बहुत निशान हैं और उसको पुलिस ने बंद कर दिया है। तो हमें ये विश्वास नहीं हुआ कि भाई जो फरियादी है उसको ही पुलिस क्यों बंद कर देगी। और फिल्मों में ही जनरली ये इस प्रकार की अपन ने चीज़ देखी है। तो मैंने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता है। मैंने फिर से बात करी TI से, तो मालूम पड़ा कोई जुलूस उलूस में थे तो उनकी आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। हमने कहा चलिए, उनको हमने अपनी जिप्सी में बिठाया, पिताजी को। हमने कहा चलिए अपन थाने चलते हैं, स्वयं देखते हैं क्या है। थाने गए और वहाँ देखा तो वास्तव में जो ये बता रहे थे बिल्कुल वही था। उनका बच्चा जो है वो हवालात में था और पीठ पे दर्जनों मारपीट के निशान थे। तो एनीवे फिर हमने थानेदार साहब जैसे ही खाली हुए, हम थाने पे बैठे, वो खाली हुए तो उनको बुलवाया। फिर आए तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने ये बताया कि साहब इसने गबन किया है, इसलिए हमने बंद कर दिया है। तो अच्छा, और इसकी पहले इस पिता की जो रिपोर्ट थी कि गायब हो गया, उठा के ले गए कुछ लोग, कहाँ चला गया क्या? तो बोले वो इनका आपसी कंपनी का मामला था और कंपनी वाले इसको उठा के ले गए थे, मारपीट करी और फिर यहाँ ले आए और बताया इसने ऐसा ऐसा किया, तो हमने बंद कर दिया। तो हमने कहा श्रीमान जी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसने गबन किया है नहीं, अभी तय नहीं है। तो यदि ऐसा है भी तो आप रिपोर्ट लिखें, परंतु उसके पहले जब आपके सामने एक व्यक्ति की चोटें आपको दिखाई दे रही हैं, अपराध हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बड़ी अफसोस की बात। तो हमने तत्काल उसको हवालात से निकाला और निकलवाने के निर्देश दिए और उसके बाद में TI पे भी मैंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी। तो आप ये कई बार कहते हैं ना कि आजकल ये ज़माना नहीं है कि आप कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि वो हर प्रकार के सपोर्टर रहते हैं। दूसरा, कठोर कार्यवाही करने को आम जनता जरूर पसंद करती है, परंतु जिन पे कार्रवाई होती है या जिन पे होने की संभावना होती है या जो मक्कारी से कार्य करते हैं उन्हें दिक्कत होने लगती है। परंतु ये सब की परवाह हमने कभी नहीं की, तो कार्रवाई की और फिर मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि भाई एक निर्दोष व्यक्ति की मैं मदद कर पाया। परंतु साथ ही मैंने घर आने के बाद में अपनी धर्मपत्नी से ये कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। और इसी बीच में एक फ़ोन आया था हमारे पास में दफ्तर में, जैसे ही हम इनको केस वेस दर्ज करा के और वापस पहुंचे दफ्तर, तो एक फ़ोन आया, आप ऐसा फला फला बात करना चाहते हैं। बात करी तो आपने ऐसा ऐसा किया है? जी। क्यों किया है? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो आपको मालूम है कि जिन लोगों के खिलाफ केस कायम हुआ हमारे पार्टनर हैं? उनका नहीं मालूम। परंतु अब जो मैं तो स्वयं देखा है कि बहुत मारपीट हुई है उसके साथ में, इसलिए केस कायम। अच्छा सोच लीजिए। तो हमने कहा ठीक है। घर आके हमने फिर इनसे कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अच्छी चीज़ तो मैं करके आया हूँ, लेकिन इस अच्छी चीज़ करने के कई बार परिणाम तात्कालिक जो है
वो वैसे नहीं आते हैं जैसे अपेक्षित रहते हैं। अगले दिन हमारा स्थानांतर आदेश, ठीक है, तो हम मानसिक रूप से हम तैयार थे ही और बाकी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जो आपने बात कही, तो वो स्थानांतर आदेश जब मीडिया में प्रकाशित हुआ तो पूरा शहर और जिला सड़कों पे आ गया कि ये गलत है और राज्य शासन को इसे निरस्त करना चाहिए। और ये करीब 2 या 3 दिन तक के चलता रहा। हम जाके ज्वाइन करने ही वाले थे नई पदस्थापना पे, इसके पूर्व स्थानांतरण निरस्ती का आदेश आया। तो जो आपने बात कही कि जनता हमेशा ये चाहती कि सही काम हो, सत्य के मार्ग पर सभी अधिकारी चलें, जिस उद्देश्य से सिविल सेवा में आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में भले ही कितना कठिन हो अपना कार्य करते रहें। तो ये मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा प्रत्येक पदस्थापना में पाया है कि जनता जरूर आपके साथ में रहती है। मनीष जी, चूंकि ये बहुत प्रेरणादायक है और इससे कम से कम युवा अधिकारी तो प्रेरणा लेंगे ही, और हमारे दर्शक भी ये सीखेंगे कि सही काम करने पे अगर सच काम किया जाता है, सच्चाई के रास्ते पर चला जाता है, तो देर थोड़ी लग सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। सर, हमारे दर्शकों को एक और आप अपनी तरफ से अगर ये बताने का आपसे अनुरोध है कि जिस तरीके के चैलेंज आप स्वीकार करने की आपकी आदत थी, आप हमेशा मध्य प्रदेश में जिन जिन पोस्टों पे रहे, देश के बहुत सारे अन्य उस पदों पर रहे, उसमें राजनीतिक लोग, करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी लोग कहीं ना कहीं आपके निशाने पे रहे। वो आपके कारण नहीं, आपकी वर्किंग के कारण, आपकी कार्य पद्धति जो रहती थी जिसमें आप न्याय दिलाना चाहते थे उसके कारण रहे। तो देश में आप विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन विदेशों में इस तरीके का होता है क्या? क्योंकि आपने 4 महाद्वीपों में काम किया है, तो हिंदुस्तान और विदेशों में ऐसा जैसा एक व्यक्ति मतलब अगर किसी कंपनी में काम किया तो वो इतना ताकत रखते हैं भ्रष्टाचारी की SP का ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है क्या सर? देखिए, इस चीज़ के 2 पहलू हैं, और पहला पहलू जो आपने अभी पॉइंट आउट किया वो है, और निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आपने अपने जीवन काल में देखी ही होंगी, मैंने भी देखी हैं, जहां जो हस्तक्षेप है ताकतवर लोगों का वो प्रशासन या पुलिस में कई बार बहुत हो जाता है। विदेशों में जो 2 पहलू की मैं बात कर रहा था, पहला पहलू ये कि विदेशों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती, नहीं होती हैं ये नहीं कहना चाहूँगा, परंतु बहुत कम होती हैं। और उसका कारण है कि विदेशों में जिस प्रकार से लोकतंत्र चलता है, जिस प्रकार से लोकतंत्र इवॉल्व हुआ है और सामने आया है, उसमें जनता की वाकई बहुत आवाज़ होती है। और ये मैंने विभिन्न देशों में, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, अफ्रीका के भी देशों में मैंने ये देखा, अरब देशों में भी मैंने देखा है कि यदि लोकतंत्र जहाँ है तो वो लोकतंत्र इस प्रकार से कार्य करता है कि जो बहुमत हर विषय पे चाहता है वही होता है। केवल यही नहीं कि चुनाव के समय बहुमत जीतता है, परंतु दिन प्रतिदिन में भी बहुमत जो चाहता है वही होता है, वो मायने रखता है। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाएं विदेशों में कम हो पाती। दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता था कि हस्तक्षेप हमेशा खराब नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे प्रकरण पाए हैं जहां राजनीतिक या अन्य हस्तक्षेप यदि नहीं होता तो पुलिस गलत काम करती या प्रशासन से हो जाता गलत काम। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस के ऊपर यदि एक व्यवस्था ऐसी बैठाई गई है तो वो हस्तक्षेप के रूप में हम नहीं लेते हैं, उसको हम ये मानते हैं कि ये आवश्यक है। और आवश्यक उदाहरण के रूप में भी मैंने देखा है कई जगह कि आवश्यक है, क्योंकि यदि वो हस्तक्षेप कह लें या यदि वो सुपरविज़न कह लें, वो यदि न हो तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो आप फिल्मों में पुलिस के अत्याचार के रूप में देखते हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है इस तरह की के घटना होने की। एक इसमें छोटा सा उदाहरण आपके सामने और रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगी कि पुलिस में सुधार होने चाहिए। आप लोग सब बात करते रहते हैं, मीडिया के साथ ही आपके हम लोग, आम जनमानस सभी चाहते हैं कि पुलिस में सुधार हो।
तो ये याचिका लगी 1996 में, और एक भूतपूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के और बीएसएफ के, उन्होंने ये याचिका लगाई कि ये सुधार बहुत ज़रूरी है भाई। जो आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप हो या अन्य हस्तक्षेप हो, गलत काम करने के तरीके, या जल्दी स्थानांतर हो जाता है या अन्य चीज़ें। 1996 से 2004 तक के वो याचिका सुनवाई में चली। 2004 में उसमें निर्णय हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हाँ, ये जो पुलिस के रिफॉर्म्स 1980 में एक रिपोर्ट आई थी वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये निर्णय आया तो बहुत बड़ा निर्णय था देश के लिए, परंतु आज तक उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो सुधार अलग अलग राज्यों में हुए हैं वो भिन्न भिन्न हैं, और मूल रूप से वैसे नहीं हो पाए हैं जैसी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा थी। तो ये एक ऐसा विषय है, और उसमें जिन पूर्व डीजीपी साहब से एक बार हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था, और ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में सबसे ज़्यादा अड़ंगे यदि कहीं से आए तो पुलिस विभाग से आए। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक या अन्य अधिकारी, या पुलिस सुधार में सबसे ज़्यादा अड़ंगे उनको पुलिस विभाग से ही मिले थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हस्तक्षेप हमेशा गलत नहीं होते, हस्तक्षेप सही भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। जहाँ गलत होते हैं वहाँ उनको रोकना ज़रूरी हो जाता है जनहित। बिल्कुल मनीष जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल एक आम ट्रेंड बन गया है, चूँकि आप आइकॉन हैं देश में अखिल भारतीय सेवा का, और कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, विश्व के बड़े महाद्वीपों में, बड़े देशों में आपको सम्मानित किया गया है, कि जिस तरीके से आज अभी हमने बहुत सारे वीडियो देखे, ऐसा ही पुलिस अधीक्षक के साथ भी कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं। और ये क्या ऐसा लगता है आपको कि इस पद को पाने के बाद जो मूल मंत्र है सेवा का, जनता की सेवा के लिए हम इस सर्विसेज में आए हैं, वो एक तरफ रख दिया जाता है और अहंकार हावी हो जाता है, पद हावी हो जाता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर? देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जब आप सेवा काल में विभिन्न चरणों में कार्य करते हैं, तो कार्य करते करते धीरे धीरे आप उस सिस्टम का भाग बनने लग जाते हैं जो सिस्टम शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, और जिसको सुधारने या जिसको आवश्यक गति प्रदान करने आपने ज्वाइन किया था। तो जब आप उस सिस्टम के भाग उस रूप में बन जाते हैं, तब ये समस्याएं सामने आने लगती हैं। और मैंने हमेशा ये पाया है, और मैंने हमेशा इस चीज़ का पालन भी किया है, कि यदि इस उद्देश्य को हमेशा दिमाग में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, जहन में रखा जाए कि हम जनसेवक हैं, और जो केवल हमारे जो नारे या जो हमारे लोगों हैं उसी में नहीं, हम वास्तव में अपने कार्य में भी जनसेवक के रूप में ही पहचाने जाने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हम में से बहुत से लोगों को सर्विसेज में आने के बाद ये लगने लगता है कि हम अब सब जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि मुझ में ये भावना न आए, और इसके लिए मैंने हमेशा निरंतर, और मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपनी क्षमताओं में, अपनी कार्य कुशलताओं में निरंतर वृद्धि करते रहें। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसको यदि हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं तो निश्चित मानिए कि जिस प्रकार की घटनाएं आप उदाहरण दे रहे हैं, ये बहुत कम होंगी यदि हम में से सभी लोग इस भावना को अपने जहन में रखें। सर, हमारे दर्शक चूँकि आपको सभी, चाहे नेट हो या चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आपके सारी प्रोफाइल को देखते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारे मेरे जो संपर्क में आए हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं। आप आइकॉन हैं, क्या आपको लगता है कि ये हमारी शख्सियत चर्चा इसके बिना अधूरी रह जाएगी कि आप जब विदेश में गए और आपने जिस देश में, अमेरिका के उस शहर में जहां काम शुरू किया था, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा उदाहरण कि क्या ऐसा किया आपने जिसके कारण वो आपके मुरीद हो गए, और अमेरिका जिसके लिए पूरे देश लगे रहते हैं कि वो हमारी तरफ वो कर दे, उस देश के में वहाँ आपके नाम से एक डे मनाया जाने लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन सरकारों का और उस देश की जनता का कि इस प्रकार से सम्मानित उन्होंने किया। परंतु साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई विशेष कार्य
मैं स्वयं नहीं मानता कि मैंने किया है। जीवन में जो शैली अपनाई है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो भारत सरकार के साथ, और चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, चाहे वो अन्य विदेशों में हो, वो मेरी शैली वही की वही रही है कार्य करने की। तो उस शैली में जो समावेश होता है, शायद उससे दर्शकों के सामने ये चीज़ आ पाए कि क्या ऐसे तत्व थे या क्वालिटीज़ थीं। तो उसमें एक तो समय को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और एक एक पल कीमती है, और इसलिए एक एक पल का उपयोग होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो एक ये चीज़। दूसरा मेरा ये मानना है कि आपका जो पैशन है, वो यदि आप अपने पैशन को वर्क के रूप में कन्वर्ट कर सकें, मतलब कि आपका जो ध्येय है जीवन में, या जो चाहते हैं, जिनके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं, ऐसी चाहते हैं, वही यदि आपका कार्य हो जाए तो आप दोगुनी गति से कार्य करते हैं। देखिए, पैशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी फिल्म स्टार से मिल लें, यह हमारा उद्देश्य हो गया, ध्येय हो गया, या हम किसी क्रिकेटर से साइन करा लें ऑटोग्राफ तो हमारी ज़िंदगी की पूर्ति हो गई, जैसे आप देखते हैं बहुत से लोग, वो नहीं। या हम पैसा कमा लें, तो ये तो आवश्यक हैं चीज़ें ज़िंदगी में, परंतु पैशन वो चीज़ है जो आपको प्रत्येक दिन उठने के लिए प्रेरित करती। एक शब्द है जापानीज़ में, इकिगाई कहते हैं उसको, इकिगाई, और उसका मैं कई सालों से मैं जो है वो उस प्रक्रिया का पालन करता रहा हूँ कि जीवन में ध्येय होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं ध्येय, और उन ध्येयों के लिए आपको अपना समय भी निकालना चाहिए और उसके प्रति प्रयास भी करना चाहिए हासिल करने के लिए। देखिए, हम लोग जैसा मैंने कहा समय महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीवन अनमोल है, एक एक पल अमूल्य है। ज़िंदगी जीते सब लोग हैं, गुजारते सब लोग हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं, सबका समय आता है, सबका समय जाता है। परंतु आपने पाया होगा कि 3 प्रकार के लोग अमूमन होते हैं। एक, और जो कि 90% होते हैं, जो केवल अपना सारा समय दूसरों के बारे में बात करने में निकाल देते हैं। कौन कहाँ था, कहाँ आया, किसके कमरे में गया, कहाँ से निकला, कितनी देर बैठा, किससे मिला, इत्यादि। उनका ज़्यादातर समय ज़िंदगी का इसी में निकला। एक वर्ग होता है जो इस पे समय बर्बाद नहीं करते, 10%, 8% के लोग करीब, परंतु वो इवेंट्स पे बात करते हैं, कहाँ क्या हुआ, तो थोड़े से बेहतर वो रहते हैं, परंतु समय वो भी उतना उपयोग नहीं कर पाते। एक वर्ग होता है, 2 या 4% लोग होते हैं समाज में, विश्व के अनुभव पे मैंने ये पाया, हिंदुस्तानी समाज में भी उतने ही लोग हैं, शायद कुछ ज़्यादा हों, जो ना तो इस बात पर समय बर्बाद करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ना कहाँ क्या हो रहा है, वो किस नई चीज़ को हम लाएं, क्या आइडिया हमारे कार्य में बेहतर हो सकता है, क्या इनोवेशन हम लाएं, क्या क्रिएटिविटी हम लाएं, इसमें अपना समय लगाते हैं। तो मेरा ये समय कोशिश ये रहती है कि ये जो अंतिम प्रकार है, इस प्रकार से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नए आइडिया, समाज के लिए बेहतर क्या हो सकता है, इसमें हमेशा समय व्यतीत हो। इसके अतिरिक्त 95% लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को जीते हैं, हु लिव लाइफ। तो ये बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से कि हम सब सोचें कि हमारा समाज में योगदान क्या है। हमने जो जीवन जिया है, चाहे 20 साल हो, 40 हो, 50 हो, 80 हो, 100 हो, उसमें हम क्या कुछ अपना योगदान समाज में दे पाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चाहे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार मिले हों, इंडस्ट्री से जैसे आपने कहा तो जनता से मिले हैं। जिस विभाग में मैंने कार्य किया है उस विभाग की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अवार्ड पहले मिला है, नेशनल लॉ डे अवार्ड मिला है, तो और अमेरिका के जो सम्मान आपने बताया, तो ये सब इनसे संबंधित हैं। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं, परंतु इन आधारों पे ही मैंने कार्य करा है और वो आम जनमानस को, सरकारों को, संस्थाओं को पसंद आया है। इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्र। मनीष जी, हमारे दर्शकों को चूँकि आतंकवाद
एक पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। और आतंकवाद पे आपने, जब आप नेशनल सिक्योरिटी उस सर्विसेज का, सुरक्षा सर्विसेज पे में आप थे, सलाहकार बोर्ड में आप थे, तो आपको लगता है कि आतंकवाद पे इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने सीखा और जो आज भी आप उस पे हमेशा सतत जुड़े रहते हैं कि हम कैसे इससे लोगों को उस दिशा में जाने से रोक सकें, तो ये आतंकवाद पे आपका जो सहयोग है देश में, उस पर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये आतंकवाद कैसे, किस तरीके से, मतलब इनका नेटवर्क कैसा रहता है कि जिसको आप ब्रेक करने के लिए, चूंकि आप जैसे अधिकारी जुटे रहते हैं और लगातार चिंतन करते रहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर न्यूनतम से न्यूनतम यदि बातें रखना चाहें तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन इतना समय आपके पास में है नहीं। तो मैं केवल संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि एक विश्वव्यापी संस्था है, बड़ी रेप्यूटेड संस्था है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये संस्था हर साल एक सर्वे करती है पूरी दुनिया में कि आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, सर्वाधिक प्रभावित। आपको ये जानकर शायद हैरानी तो ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने साल से, जो 10 टॉप देश होते हैं आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित, उन 10 देशों में पिछले 15 साल से निरंतर भारत का नाम है। अन्य देश जो हैं वो मैं आपको गिना दूं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, येमेन, लीबिया, सोमालिया, मतलब कोई बड़ी ऐसी सूची नहीं है जिसमें आप ये माने कि हमें आना चाहिए, परंतु और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 15 वर्ष से लगातार इस टॉप 10 सूची में आ रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी 15 वर्ष नहीं रहे इसमें। तो हम आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जूझते भी रहे और सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना लगातार भी हम ही ने निरंतर रूप से किया है। ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है, इसके बहुत से कारण हैं, परंतु एक प्रमुख रूप से यदि हम कारण देखें तो वो है अज्ञानता। अज्ञानता उन लोगों में जो जिनको ये नहीं मालूम है या जिनको बहकाना बहुत आसान हो जाता है, उनके खुद के या तो धर्म के बारे में, या उनकी खुद की आर्थिक स्थिति के बारे में, या सामाजिक स्थिति के बारे में, या देश के बारे में। और इस अज्ञानता के माध्यम से फिर रेडिकलाइजेशन कई जगह फैलता है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, उसके बाद में बहुत से इंटरेस्ट आ जाते हैं। आपने पिछले कुछ वर्षों में पढ़ा होगा, एक इस्लामिक स्टेट नाम का आतंकवादी संगठन था जिसने करीब करीब कई देशों पे कब्जा कर लिया था। इतना ताकतवर वो संगठन एक समय हो गया था। उसके बाद में पूरा विश्व एकजुट हुआ और उन्होंने सामना किया और अब काफ़ी हद तक के उस पर नियंत्रण किया है। परंतु ये एक ऐसी समस्या है जो मैं मानता हूँ जल्द निजात हम नहीं पा पाएंगे, और इससे मुकाबला करने के लिए नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है। परस्पर देशों का आपस में जानकारी का जो अभाव रहता है आम जनमानस में, वो क्या करना चाहिए किन परिस्थितियों में, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानकारी बहुत होना आवश्यक है। एक डी रेडिकलाइजेशन या काउंटर प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स सामने आके और अपना अपना भाग अदा करें, वो ज़रूरी है। और अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं यदि हम निरंतर रूप से इसका सामना कर पाएँ। एक मेरे जीवन काल का जब मैं संचालक था भारत के सभी हवाई विमानतलों का, तब की एक घटना मुझे याद आती है, यदि इतना समय हो तो हम सामने रखना चाहेंगे। एक प्रपोज़ल आया ब्लैक कैट कमांडोज का, आपने देखे आप, NSG की तरफ से एक प्रपोज़ल आया कि मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 जगह वो अपने हब बनाना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई आतंकवादी घटना हो तो उसको वहीं के वहीं रिएक्ट कर सकें। उनकी टीम यदि वहाँ रहेगी तो 10 मिनट में पहुँच जाएगी। अब उस समय तक के उनकी टीम केवल दिल्ली में होती थी, मानेसर में। तो प्रपोज़ल को मैंने जस्टिफाई किया और पूरा उस पे लिखा कि क्यों ये आवश्यक है, ये ज़मीन देना, उनको ज़मीन और वो स्थान देना। हवाई अड्डों पे वो स्थान चाहते थे और उस समय जो अध्यक्ष थे हमारे संगठन के, उनके पास भेजा। फाइल वापस आई, उस पर लिखा हुआ था कि इसमें कितना खर्चा हमको लगेगा, हमारे ऊपर कितना खर्चा आएगा।
तो मैंने जो संबंधित लैंड भूमि विभाग था उसके पास भेज दिया। भूमि विभाग से लिखा के वापस आया कि इतना इतना खर्चा लगेगा और ये ज़मीन NSG को नहीं देनी चाहिए। तो मैंने फिर उस पर प्रपोज़ल बनाया और लिखा कि भले ही खर्चा इतना आ रहा हो, परंतु मान लीजिए एक भी जगह आतंकवादी हमला हो जाता है और इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा और कई सालों तक के वो नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ये ज़मीन देना आवश्यक है। फिर से भेज दिया मैंने, परंतु किन्हीं कारणों से वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये बात है 2008 जनवरी या फरवरी की, और आपको याद होगा उसके 6-7 महीने बाद में बम्बई में घटना हो गई। आपको ये भी याद होगा कि बम्बई में ब्लैक कैट कमांडोज को पहुंचने में कई घंटे लग गए थे, दिल्ली से आने में, और हवाई जहाज नहीं मिला। उसके बाद ये सब चीज़ें कम हो सकती थी, बचाव 180 लोगों की जान गई, तो हर चीज जाने कम जा सकती थी, नुकसान कम हो सकता था यदि NSG का मुंबई में भी हब होता, जो कि प्रस्ताव हमने दिया था। तो जो आपका मूल सवाल था कि आतंकवाद को नियंत्रित कैसे किया जाए, तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका हर सहभागी की भी होती है, चाहे वो पुलिस से या शासन से न जुड़ा हो, कि सुरक्षा सर्वोपरि है। देखिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ सिक्योरिटी पर निर्भर करता है। तो ये उदाहरण मैंने सामने इसलिए रखा कि इससे एक ये सीख हम सबको मिलती है कि सुरक्षा के नाम पे कभी कोई इस प्रकार की हम निर्णय ना ले लें जो बाद में फिर पछताना। भारी नुकसान हुआ मुंबई हमले में। जी मनीष जी, एक और, चूंकि हम आप विदेशों में रहे, कई देशों में रहे, इंटरनेशनल ला चुके, आज आप मध्य प्रदेश में हैं, और ये मौजूद है कि जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे बगल में श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके कारण जो कहीं ना कहीं आपस में जो हमारे समन्वय ना हो पाने के कारण जो अंदरूनी आतंकवादी हमले होते हैं, इस पर कभी उच्च लेवल पर नहीं सोचा जाता? चूंकि हम जनता को बात करते देखते हैं कि उन्होंने ये कहा कि अरे वो बॉर्डर से अंदर घुस आए थे, कश्मीर से घुस आए थे, राजस्थान से घुस आए थे। तो इस पर कभी केंद्र सरकार, चूंकि आप इस अखिल भारतीय सेवा में हैं और आप सुरक्षा के मामलों में जुड़े रहे हैं, इस पर कभी तय नहीं होता? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस पर क्यों नहीं कड़े निर्णय होते, क्यों अंदर ही ना आने दें अगर हम, तो क्या इसको रोका जा सकता है? इन पे निर्णय कड़े होते हैं जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार कोई भी रही हो, 19-20 का अंतर हो सकता है, परंतु केंद्र सरकारों का, केंद्रीय एजेंसियों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि कोई भी आतंकवादी देश में ना आ पाए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन ने भी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जो हमारी विभिन्न शाखाएं हैं यहाँ पुलिस मुख्यालय में हों, मंत्रालय में हों, वो कड़ी नज़र इन चीज़ों पर रखती हैं और संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं कि आतंकवाद का मुकाबला किया जा सके, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सरकारें सतत रूप से इस दिशा में प्रयास करती रहती हैं। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, बॉर्डर्स बहुत बड़े होते हैं और अब तो बॉर्डर्स रह ही नहीं गए हैं, वर्चुअल टेररिज्म हो गया है। अभी आपने उस दिन बात चल रही थी साइबर क्राइम की, तो कहीं भी बैठ के कहीं भी आप हमला कर सकते हो, उनके डैम उड़ा सकते हो, उनके पावर प्लांट उड़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो टेररिज्म आजकल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में ये मुश्किल हो जाता है कि आप किस प्रकार से इसको नियंत्रित करें। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था, जेनीवा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से बड़ा मशहूर सम्मेलन है, और उसमें हमें अवसर मिला था भारत के प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व करने का। और उसमें अन्य जो आपने अभी नाम लिया, पाकिस्तान के एक जनरल साहब थे जो पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, बांग्लादेश से भी थे, नेपाल से भी थे, अन्य देशों के भी सब। और उसमें इस विषय पे भी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में जो
आतंकवाद फैलता है उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सके। तो जो भारतीय डेलीगेशन था जिसका हम नेतृत्व कर रहे थे उसमें भी 2 मेजर जनरल साहिबान थे, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे थे, मैंने भी रखे, और जो निष्कर्ष उसमें निकला वही चीज़ें मैं आपके सामने अभी रख रहा था। उनमें से कुछ कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परस्पर देशों में सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपसे कहा, जनता का, मीडिया का, प्राइवेट सेक्टर का, सभी का बहुत सहयोग। ये एक ऐसी अभियान, एक ऐसी लड़ाई है जो संयुक्त रूप से लड़कर ही सफलतापूर्वक समाप्त की जा सकती है। बिल्कुल। मनीष जी, चूँकि हमारा उद्देश्य शख्सियत के रूप में ऐसे शख्स को सामने लाना है जो प्रेरणादायक हो, जो हमारे युवाओं की प्रेरणा बन सके, और आपके जो कार्य हैं वो भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपके कार्यों की चर्चाएं होती हैं और आप कार्य करते हैं। और हमारी उद्देश्य भी ये है कि जो युवा पीढ़ी है हमारे जो नए अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, या जो युवा अपना कैरियर बनाने की बात करते हैं, वो कम से कम ऐसी आप की बातों को सुनकर, आपके कार्यों को देखकर कम से कम प्रेरणा ले सकें। साधना न्यूज़ इसे सिर्फ इसलिए प्राइम टाइम पर प्रसारित करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो प्रमुखता से लोग इसको देख सकें और सीख सकें। हमारी यह प्रयास है, इस तरीके का प्रयास है कि आप जैसे प्रेरणादायक लोगों को, आप जैसे आइकॉन लोगों को कम से कम हम दर्शकों के सामने, देश के करोड़ों दर्शकों के सामने ले जा सकें और बता सकें कि ऐसे लोग भी हैं। नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ गलत अधिकारी, गलत भ्रष्टाचारी या करप्ट लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, और अच्छे लोगों को सामने लाना हमारी ज़रूरत है, और आज ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना आवश्यकता है। साधना न्यूज़ के लिए डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्री मनीष शंकर शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम चीज क्या मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि ये आपने अवसर दिया मुझे, और जाते जाते आपके दर्शकों से, युवाओं से, युवा अधिकारियों से, युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें संक्षेप में हैं। वो ये, पहली तो ये कि मैंने विश्वव्यापी अनुभव पे ये पाया है कि हमारे यहाँ कट पेस्ट बहुत है, ओरिजिनलिटी नहीं है। आपने कभी हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये कंपनियां हमारे देश में पैदा क्यों नहीं होती? तो ओरिजिनलिटी, नया कुछ स्वयं का आइडिया। देखिए, इसमें मेहनत लगती है, तो कॉपी पेस्ट में मेहनत नहीं लगती है, तो वो आसान जरूर होता है। तो एक ये चीज़ सामने रखना चाहूँगा, और इससे जुड़ी हुई जो मैंने जीवन में पालन किया है उसके साथ समाप्त करना चाहूँगा कि मेहनत, लगन और तपस्या, ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक। हमारी पूरी चर्चा जो हुई है उसका भी सार यही है कि ये सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, और इनको एक बहुत सुंदर सी चौपाई है रामचरितमानस में, उसके उस सामने रखना चाहूँगा मैं दर्शकों के। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपबल शिव करहि संघारा। और इसका तात्पर्य ये है कि तपस्या, लगन और मेहनत के बल पे ही भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। तपस्या, लगन और मेहनत के बल पे ही भगवान शेष नाग में धरती का भार उठाने की शक्ति आती है। तपस्या, लगन और मेहनत के बल पे ही शंकर भगवान में संहार करने की शक्ति आती है। तो जब भगवान को भी आवश्यक है तपस्या, लगन और मेहनत करना, तो हम लोग तो सब इंसान हैं। यदि हम ठान लें कि तपस्या, लगन, मेहनत और कर्मठता अपने जीवन में रखेंगे तो सफलता सबके कदम चूमेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात से हम समाप्त करते हैं। जैसा मनीष जी ने कहा कि कड़ा संघर्ष, मेहनत और तपबल, तपस्या के साथ अगर हम मेहनत करते हैं तो लक्ष्य सबको मिल सकता है, बशर्ते कि लगन उसमें होना चाहिए। शिद्दत के साथ मेहनत करें, और मेहनत के बाद सफल होके और कैसे आइकॉन बना जा सकता है, ये मनीष शंकर शर्मा जी से सीख सकते हैं। साधना न्यूज़ के लिए मैं मनीष शंकर शर्मा जी के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार। हम लोग सब सामान्य इंसान हैं। सामान्य इंसान से ही अनोखे इंसान की एक भाग निकलता है। 95% लोग जिंदगी गुजारते हैं, केवल 5% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को जीते। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, पृष्ठभूमि कुछ भी हो,
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा ये टैलेंट होता है कि कठोर परिश्रम से, प्रशिक्षण के बाद वो उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो उसने मन में ठानी। देखिए, चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, जीवन, रात होती है तो दिन होता है, सुबह होती है शाम होता है। ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है उसमें कठिनाइयां एक भाग है, परंतु उनसे भागने से या उनको अवॉइड करने से काम नहीं चलता, विशेषकर दूरगामी तौर पर। बगैर मेहनत, शॉर्टकट से लॉन्ग टर्म सफलता बिल्कुल नहीं होता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा सॉल्यूशन, हमारा रास्ता लोकतांत्रिक होना जरूरी है और समय के साथ परिवर्तित होना जरूरी है। और यकीन मानिए, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, गॉड हमेशा सच्चे लोगों के साथ अंत तक साथ देते हैं।